नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। उसी दिन सब काशी लाया गया। यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहाँ पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायः सारे दिन उसी के साथ रहती। शोका तो रतन को न घरबार की सुध थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ है, उसे कुत्ते या बिल्ली, चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती थी। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकर चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, उन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो ये चिंता आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र आभूषण महापात्र को दान दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूट कर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दावत टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट लगाई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुँचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी का भाव या विचार मन में लाना मैं पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सबसे उसने ऐसा मेल जोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफ़ी पैदा की कि रतन को खबर नहीं। और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 30,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी खबर लीजिए। मैंने सुना है भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नज़रों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए। बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, ये बेचारे कुछ नहीं कहते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो ये बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे।
रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण जी, हाँ कह रहा। अब हम लोगों को यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, अच्छा तो होगा मणिभूषण, काका जी ने कोई वसीयत नामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनको इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रहा जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या ज़रूरत थी? मणिभूषण ने पूछा, शायद कहीं लिख कर रख गए हों। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, ये आपको मालूम है? इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या। मणिभूषण तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा मणिभूषण, और ये बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या ज़रूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से ये फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर में खर्च भी तो हो रहे हैं, 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो शहर में 1 महीना भी न रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्य कुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी सहानुभूति दिखा जाता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया कि उस पर किसी की छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिकैता मानो भस्म हो गई थी। मैं सभी को अपना समझती थी, उसे किसी पर संदेह नहीं था, किसी से शंका नहीं थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया, केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे, कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा नहीं। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े हैं। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के बंडल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहाँ बैठे बैठे घबराने लगता तो इन बंडलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। मैं तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई, कापी उठा लाई। नक्शा उस कापी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक गया, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। ये नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सकें। जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें तो 1-2 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए।
जुआ तो है ही, उन्हें रुपए भी न मिले तो भी इतना संभव तो है कि हल करने वालों में उनका नाम भी कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी रुपए ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान नहीं देगा। ये बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से मिल न सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही, जब वह शाम को भी न गई तो उससे रहा न गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी, उसे 4 आने दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोक कर एक कांस्टेबल को बुलाया, उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं नहीं आ सकी, दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम बढ़ाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे ना कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर ये तो संसार है, आज एक की बारी है, कल दूसरे की, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब व्यर्थ के नाते हैं, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊँ या जी जाऊँ। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दट पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है, क्या करूँ, अब की ना बचूँगा। रतन ने तस्कीन दी, ये मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने 3 दीन नज़रों से देखा। बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊँ, लेकिन मुझे तो आशा नहीं। मैं भी ताल ठोक के यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर, बचा, अब कहाँ जाते हैं बचकर, ऐसा ऐसा रंगेदू की वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता, वहाँ भी अलहमद हो जाऊँगा, मज़े से अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वह खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी। इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नज़रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ, इसे हंसी सोचती है, अब बाहर ना जाऊँगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूँगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। मैं अपने मन को इस तरह धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो ये और भी उलूल जुलूल बातें बकने लगते हैं, उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था, ना मैं समझ सकी ना अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकेंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का जी कुछ हल्का रहा तो आऊँगी। नहीं भाई, ज़रूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं कि अब यहाँ रहकर क्या करना, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई बहन, मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाए मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रहीं, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है, अब तो शायद मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ,
अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आईं। बोली, मुझसे भी वहाँ न रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूँगी मुझे नहीं जाना। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में ऊपर ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रतन ने उसे अंक बार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ नहीं जाऊँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूँगी मैं न जाऊँगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे नक्शे देखकर उसने पूछा, ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज को नक्शे पर अपना भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब कह सुनाई। मन में डर रही थी ये कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो। रुपये मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंज बाजों ने मैदान में कदम रखा तो रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वैसे ज़रूर हल कर लेंगे। मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। कुछ ना होगा तो पता लग जाएगा, अखबार के दफ्तर में उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। अब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता अब मैं मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा ना होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी? मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊँगी तो आज मैं खत लिख रखूँगी। किसके पास भेजूँ? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजा मित्र को ही लिखूँगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा ना छापे तो लो होगा क्या? 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो, तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूँ। जालपा ने नीम राजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूँ, कल ही आऊँगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी। जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे काँप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में ये क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर, मोहल्ले में कोई पिसनारी नहीं मिलती, मजूरिनें तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूँ पर कोई मिलती नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी लेकिन फिर मुझे उसके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गाँव है, उनके पास घड़ी भर बैठना गाँव नहीं। रतन जाकर साँझ जात के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई। बोली, मुझसे तो अब जात न चलता होगा। मांझी लाओ थोड़ा सा गेहूँ, मुझे तो देखूँ तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज़ पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूँ, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, भाई इस वक्त बाजार से कौन लाए? अच्छा चलिए मैं भंडारे में देखूं, गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई, हाड़ियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हाड़ी में गेहूँ निकल आए, बड़ी खुश हुई। बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही हो। उसने एक टोकरी से थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया, खुश होकर चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जात पर बैठी गेहूँ पीस रही है, उठाती हूँ उठती नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, ये तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं।
जागेश्वरी ने व्यवस्था से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मगन थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी आटा महीन हो, नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की बात अनिश्चित भाव से मुस्कराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे नहीं पाओगी। रतन ने हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना पीस दूंगी। बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, मोले शेर। रतन, मोले शेर सही। जालपा, मुंह धोआओ, धो लेंगे, शेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी। जागेश्वरी से, अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जांत पर जा बैठी। दोनों जात का गीत गाने लगी। मोहे जोगिन बना के कहाँ गए जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता। दोनों के हृदय समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान तो खुल गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन की दुकान पर बैठता था। बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि जो यहाँ एक बार पी लेता उसकी दुकान पर न जाता, वह दूसरी दुकान पर नहीं जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा न होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते और सब खर्च निकाल कर 3-4 रुपए बच रहते। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और प्रचंड कर दिया। जब तक हाथ में रुपए न थे वे मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीज़ें जिन्हें अब तक वह टालता आया था अबाध रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, क्यों तू जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी छली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती कुली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती। फिर मेरा भाई हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हो। पुलिस ने पूछा, कहाँ जाते हो। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।